everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशंस. आपकी ये जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस बुक का यह जो चैप्टर है यह आप सभी लोगों को मैं पूरा आगे तक कवर करवाते चलूंगा. चीजों को समझना, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से एक एक डिटेल को कवर करते हुए चलेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा कि इस चैप्टर को कनेक्ट करना आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे. तो इस पार्ट में इनिशियली मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, चैप्टर की थीम समझाऊंगा और वो बताऊंगा जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है. क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कनेक्ट करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, व्हाट आई थिंक. ठीक है, क्योंकि इतने चैप्टर जो आपने अभी तक पढ़े हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली इस बुक में, तो इस बुक में आपने इतने चैप्टर्स पढ़े हैं तो वो सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं इस चैप्टर की रूट सारे उन चैप्टर्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी. चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशंस. तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम लोग इस सफर पर चलने को तैयार हैं. फटाफट से देखो जरा, नेशन बिल्डिंग चैप्टर क्या है हमारा, रीजनल एस्पिरेशन. अगर रीजनल एस्पिरेशंस की बात की जाए कि आपको रीजनल एस्पिरेशंस इस वर्ड से क्या समझ में आता है, तो आप क्या देख रहे हैं कि रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो अलग अलग रीजन्स है वहां के लोगों के एस्पिरेशंस हो सकती है ऑटोनॉमी के लिए. ठीक है, ऑटोनॉमी के लिए उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो उस चीज को एड्रेस करवाना चाहते हो. ठीक है, लेकिन यही रीजनल एस्पिरेशंस जब क्या किस चीज का रोल लेने लगती है, सक्सेशनिज्म का, कि हमें देश से अलग कर दो, एक अलग देश बना दो, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. क्लियर है? तो उन्हीं सभी एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं. मैं आपको कुछ टाइमलाइन के थ्रू थोड़ा सा पहले कनेक्ट और कराऊंगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ लिया है. देश, आप बुक कौन सी पढ़ रहे हैं? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, आगे एक एक कदम जो बढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, तो इस एक एक कदम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस एक एक कदम में आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड्स बदल रहे हैं. हाँ, शुरुआती पीरियड जो रहा है तो डोमिनेंस ऑफ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की चीज हमने देखी कि कांग्रेस का वर्चस्व था. ठीक है, लेकिन फिर आप क्या देखते हो कि कांग्रेस जो है तो राइज एंड फॉल दोनों चीज आपको देखने को मिलती है. लेकिन समवेयर जनता गवर्नमेंट के भी गिरने के बाद में, प्रीवियस चैप्टर्स में जो आपने पढ़ा, जनता गवर्नमेंट के गिरने के बाद में फिर से क्या होता है, कांग्रेस एक बार पावर में आएगी 1980s के बाद से. तो जो 1980s का डिकेड जो रहा है, उस पूरे डिके पे हम क्या करेंगे यहां पे पढ़ने वाले, उस 1980s के डिकेड की पूरी कहानी समझेंगे. क्लियर है? तो रीजनल एस्पिरेशन समझ में आया ना कि उस टाइम पीरियड में कैसे अलग अलग रीजन्स में क्या चल रहा था, थ्रू आउट द कंट्री इन स्पेसिफिक रीजन्स क्या चल रहा था. क्लियर? तो नेशन बिल्डिंग, अब अगर हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे थोड़ा फोकस करें तो इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वंस एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम. जैसे हमने इनिशियली क्या पढ़ा शुरुआती चैप्टर में कि 1947 में देश आजाद हो गया. देश आजाद हुआ तो हमारे सामने चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को एड्रेस किया, तो हमने रीऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया, हमने पार्टीशन के घाव को किसी तरह से भरने की कोशिश करी, हमने कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे स्टेट्स के इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया, तो बस बन गया देश. लेकिन एक चीज बताता हूं मैं आपको, नेशन बिल्डिंग इज लाइक अचीविंग अ मूविंग टारगेट. एक चलता हुआ निशाना जो है उसको आपको साधना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली चलते रहना पड़ेगा. ठीक है, देश चलाना एक मूविंग टारगेट को हिट करने जैसा है, जहां पे आपको कंटिन्यूअसली आपको भी मूव करना पड़ेगा. तो उस चीज को ध्यान रखना कि देश एक दिन में बन के खत्म होने वाली चीज नहीं कि हाँ हमने आज देश पूरा बना लिया, बस बेफिक्र है. कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, साल दर साल समस्याएं आप सुलझाओगे और नई समस्याएं आती रहेंगी और इसी का नाम जिंदगी है. क्लियर हुआ? तो वो नेशन बिल्डिंग में भी वही चीज बताई गई है कि न्यू चैलेंजेस कम अप एंड ओल्ड प्रॉब्लम्स हैड नेवर बीन फुली रिजॉल्व. तो नए समस्याएं आती रहती हैं, पुरानी समस्याएं एड्रेस होती है, पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं होती है, फिर सर उठाती है, फिर एड्रेस किया जाता है. तो सरकारें आती हैं जाती हैं पर देश बना रहता है और उस देश को बनाए रखने में अलग अलग सरकारें आती जाती रहती है. क्लियर है? तो वो एस्पेक्ट जो है ना, वो माइंडसेट के साथ चैप्टर को आगे पढ़ते जाना. क्लियर हुआ? तो यहां पे रीजनल एस्पिरेशन में वही बात बताई गई है कि इस कंटेक्स्ट में वो जो माइंडसेट की बात करी कि आपको देश को यह देखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रही है. तो रीजनल एस्पिरेशंस में भी आपको क्या देखने को मिला है कि जो देश की जनता रही है, तो पीपल एक्सप्रेस देयर एस्पिरेशंस फॉर ऑटोनॉमी. एट टाइम्स दीज एस्पिरेशंस वर एक्सप्रेस्ड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन एंड हियर इट बिकेम द प्रॉब्लम. क्या है कि लोगों ने रीजनल एस्पिरेशन में क्या हुआ, रीजनल एस्पिरेशन में हर रीजन के इंसान ने, कुछ ग्रुप्स ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, कुछ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स ने क्या किया, एक तरह से अपनी एस्पिरेशंस रखी कि हम यह चाहते हैं. आपने आपके एस्पिरेशंस रखे, आप क्या चाहते हो, आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो, सुना जाएगा. लेकिन एट टाइम्स वो एस्पिरेशंस ऐसी होती थी which were expressed outside the framework of इंडियन यूनियन. मतलब वो देश की यूनियन जो है
उसके ही बाहर दर्शाई जाती थी कि हमें तो इंडियन यूनियन के बाहर जाके अपना एक अलग देश बनाना है। तो सब कुछ टॉलरेट कर लिया जाएगा, लेकिन देश की अखंडता से टॉलरेशन बर्दाश्त नहीं होगा ना। तो वहां पर वो पॉइंट आता है कि इट बिकम्स द प्रॉब्लम इन हाउ दीज रीजनल एस्पिरेशंस हैव बीन एड्रेस्ड और टैकल्ड। दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का सार ही यही है कि इन समस्याओं को कैसे टैकल किया गया, समझे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो द डिकेड ऑफ 1980s, मैं आपको 1980s क्यों कह रहा हूं, चलो ठीक है, एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन देता हूं मैं। मतलब वही बुक में चैप्टर है, चैप्टर में एनसीईआरटी की लाइन है और पढ़ लिया बस, ऐसे सब कुछ पढ़ा जा सकता है। लेकिन उस पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग, एक पैटर्न ड्रॉ आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे क्या लिखा है द डिकेड ऑफ 1980s, मैंने आपको बताया कि पूरा चैप्टर 1980s के उस पे डील कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, 1980s के टाइम पीरियड में। तो जैसे 1947 में हमें आजादी मिली थी, 1947 में आजादी मिली, तो इस बुक में पूरा हम उसके बाद की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस बुक और आज हम जैसे मान लो क्या है 2022 में जी रहे हैं, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे ना तो अब क्या 1947 में आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपके चैप्टर 1 को आप समझोगे अगर, तो वही है, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग हो गया। फिर उसके बाद में आपने क्या देख रहे हो, चैप्टर 2 में वन पार्टी डोमिनेंस वगैरह रहा, ठीक है। चैप्टर 3 में आपने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की भी बात कर ली। चैप्टर 4 में आपने ये भी देख लिया कि अब देश आजाद हो गया, तो आजाद देश के क्या आजाद फॉरेन पॉलिसीज वगैरह रहेंगे, समझ में आया। तो ये जो इनिशियल चैप्टर्स रहे, तो ये वही 1950s का, या तो कांग्रेस का वो चल रहा है डोमिनेटर 1950s, ठीक है, 60s, ये वाले जो डिकेड्स रहे हैं 1950 60s में। जैसे अगर आप देखोगे तो 60s में तो क्या है, लड़ाई दंगे में इंडिया, यही चैप्टर 4 जैसे आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया चाइना, इसमें पूरा निकल गया हमारा समय, क्लियर हो रहा है। तो ये कंट्री में ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। ये जो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था ना, पढ़ा था आपने क्या, कि न्यू चैलेंजेस कम अप एंड द ओल्ड प्रॉब्लम्स नेवर हैव बीन फुल्ली रिजॉल्व। तो जैसे अगर आप देखोगे 1960s में चाइना की प्रॉब्लम, पुरानी प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी, लेकिन वो आज तक रिजॉल्व नहीं हुई है। तो उस टाइम पीरियड से अलग अलग टाइम फ्रेम में कंट्री अलग अलग चीजों से जूझती रही है। कभी किसी चीज को सेटल किया जाता है, नई समस्याएं थी, नई समस्याओं को खत्म करते, पुरानी समस्याएं फिर फन उठा लेती है अपना, ठीक है। तो 1950-60s का उन्होंने ये 4 चैप्टर में समझ लिया था, ठीक, ये 4 चैप्टर में 1950-60s को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर अगर आप देखोगे तो ये 70s वाला जो पूरा दौर रहा 1970s और सेकेंड हाफ ऑफ 60s की अगर हम बात करें, तो ये वाला पूरा दौर जो है आपका, अच्छे से समझना, ये वाला पूरा दौर आपने कहां पढ़ा, चैलेंजेस टू इन द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, क्लियर है, इमरजेंसी वाला। मतलब ये जो आपके 5 और 6 नंबर के चैप्टर थे, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो थे, चैप्टर 5 और डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के नाम से जो आ गया 6, ठीक है। तो ये जो आपके 5 और 6 वाले चैप्टर रहे हैं, समझना अच्छे से, तो उसमें आपने पूरे 1960s की वो पॉलिटिक्स को समझ लिया कि हाँ, कांग्रेस का ब्रेकअप होना, इंदिरा गांधी का पावर में आना, इमरजेंसी 1970s इज नोन मेनली फॉर इमरजेंसी वाला पार्ट, इमरजेंसी वाला पार्ट, और दूसरा फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेवल पे आपको नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, तो वो जनता गवर्नमेंट वगैरह वाली वो सारी चीजें। फिर क्या है, ये 1970s के एरा को खत्म होते होते, मतलब इस डिकेड के खत्म होते होते ये सारी कहानियां भी खत्म हो गई, वो इमरजेंसी, वो जनता गवर्नमेंट, सब कुछ। 1980s फिर एक नई शुरुआत लेके आया, वापस से कांग्रेस पावर में आ गई थी, सब कुछ है ना। अब क्या हो रहा है, लेकिन ये 1980s का जो टाइम पीरियड रहा ना, तो ये पूरा चैप्टर, जैसे अगर आप देखोगे चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर 8 है अभी, ठीक है, अभी आप जो पढ़ रहे हो ये वाला, और साथ ही साथ ये जो चैप्टर 7 आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, वो वाला कौन सा वाला, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, लेकिन मैं उसे पढ़ाऊंगा तो उसे समझना। तो राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट भी कहीं ना कहीं यही 1970s 1980s की कहानी बताता है कि कंट्री में अलग अलग जगह पे फिर क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स तो चली रही है, उस पॉलिटिक्स के पैरेलल आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे क्या हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे रीजनल कह लो या फिर पॉपुलर मूवमेंट्स अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, अब वो दलित्स के द्वारा, विमेन के द्वारा, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा पॉपुलर मूवमेंट्स चलाए गए थे, वो वाला पार्ट 7 में है। उसको अभी के लिए कंटिन्यूटी में हम नहीं डालते हैं। अब कंटिन्यूटी में जैसे अगर देखें तो अब 1980s में क्या हुआ, कांग्रेस फिर आ गई, लेकिन अब 1980s का दौर जो रहा ना, तो ये कंट्री के इंटरनल डिस्प्यूट्स को सुलझाने में ही निकल गया पूरा। तो ये जो 1980s का जो पूरा डिकेड रहा, इसमें जितनी भी रीजनल एस्पिरेशंस उठी, तो कहीं कह सकते हैं क्या हो रहा है कि आर्म्ड रिबेलियन है तो उसको संभाल रहे हैं, क्लियर हो रहा है। अब जैसे नक्सलिज्म, तो अब यही टाइम पीरियड देखो 70s 80s का टाइम पीरियड नक्सलिज्म के लिए भी जाना जा रहा है, क्लियर हुआ। तो वो पैटर्न जो है ना वो दिमाग में रखना है। तो अब 1980s में वही बताया गया कि अलग अलग जगह पे रीजनल मूवमेंट्स चले। ये रीजनल मूवमेंट जो थे, ये रीजनल एस्पिरेशंस थी, कहीं मार के, ठीक है, कहीं फटकार के, कहीं एग्रीमेंट्स के थ्रू, कहीं अकॉर्ड्स के थ्रू,
समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। तो 1980s का डिकेड जो है पूरा वही उसी चीज से भरा पड़ा है, और उसी चीज को समराइज करते हुए आपको चैप्टर दिया गया है रीजनल एस्पिरेशन। आई पर्सनली लाइक दिस बुक अलॉट, ठीक है, ये बुक मुझे पर्सनली जैसे 6th से लगा के 12th तक सब पढ़ा है, तो सारी बुक्स में मुझे कोई सबसे ज्यादा किताब पसंद आती है तो वो ये किताब पसंद आती है, ठीक है। एंड द रीजन इज ऑब्वियस, यू नो, पीपल नो कि आपको बहुत इमीडिएट हिस्ट्री पॉलिटिकल एंगल से जानने को मिलती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस भाव के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस भाव के साथ आप समझते भी चल रहे हो कि कहानी कैसी चल रही है, ठीक है। तो ये चीज है, आई जस्ट टुक 5 minutes ऑफ योर्स, ठीक है, लेकिन ये पैटर्न को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जैसे अगला चैप्टर आप देखोगे ना, चैप्टर 9 ट्रेंड्स, ठीक है, तो वो मतलब ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन रीसेंट पॉलिटिक्स वाली बात है। तो 1990s के बाद से आज तक में जो पूरी पॉलिटिक्स हुई है, कोलिजन वगैरह वाली, तो वो कहानी बताई गई। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट चैप्टर, प्लीज लुक इनटू दैट। तो वो 2022 तक आने तक के लिए चैप्टर 9 आपको लेके आएगा 22 तक कि क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट जो हुए पॉलिटिक्स में। तो 1990s के बाद का एरा जो है पूरा का पूरा चैप्टर 9 में समराइज कर दिया गया है। तो ऐसे आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी पूरी हिस्ट्री को कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री दोनों चीज में क्लब कर दूं, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है तो इस बुक में पढ़ा है। क्लियर है? अब ये चैप्टर इस पे फोकस करते हैं 1980s वाले डिकेड वाली चीज पे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब क्या बताया गया है, अब यहां पे बताया गया है कि द डिकेड ऑफ 1980s द जनता एक्सपेरिमेंट केम टू एन एंड एंड देयर वाज सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द सेंटर। तो जनता एक्सपेरिमेंट जो था वही उथल पुथल हुई थी, वो सब खत्म हो गया था। स्टेबिलिटी आपको कहां पर देखने को मिल रही थी? सेंट्रल लेवल पर देखने को मिल रही थी कि कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी 1980s की जो चुनाव होते तो उसमें इंदिरा गांधी ने फिर अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, ठीक है। द चैलेंजेस ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस केम टू फोरफ्रंट दिस डिकेड इज मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अकॉर्ड्स इन द वेरियस रीजन्स ऑफ कंट्री। और अब ये जो पूरा दशक रहा 10 सालों का 1980s के बाद का अगर टाइम पीरियड 1990s तक देखोगे तो जगह जगह क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे थे, अकॉर्ड्स देखने को मिल रहे थे कंट्री के अलग अलग पार्ट में भी। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पंजाब की बात कर लो, कश्मीर में समस्या, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं, इन सारे जगह पर समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास चल रहा था, ठीक है। तो स्पेशली इन असम, द पंजाब, मिजोरम एंड डेवलपमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, और यही चैप्टर की थीम है। क्लियर हुआ? यही चैप्टर की थीम है। जैसे आप देखोगे तो हर बार क्या रहता है, पेज पे एक फोटो रहता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे इस बार पेज पे आपको फोटोग्राफ ये वाला दिया है। अब इस फोटोग्राफ में क्या लिखा है कि हमें हर भारतवासी का सहयोग चाहिए अन्याय, शोषण व दमन के खिलाफ उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए। तो ये क्या है, एक रीजनल एस्पिरेशन है, उत्तराखंड के राज्य के सम्मान के लिए, निर्माण के लिए, उस चीज की बात की जा रही है। लेकिन उस रीजनल एस्पिरेशन को देखो, 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा, 5 भाषा, 6 भाषा और 7 भाषा, 7 भाषाओं में लिखा, एक इमेज बना है। क्या नई चीज है सर इसमें? ठीक है, बहुत नई चीज है, समझना। तो रीजनल एस्पिरेशंस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द रीजन एंड एड्रेस टू द लोकल पॉपुलेशन और द रूलर्स। नॉर्मली होता क्या है ना कि रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल मूवमेंट्स को क्या है, लोकल लेवल तक, रीजनल लेवल तक रखा जाता है कि नहीं। लेकिन ये पोस्टर एक अलग ट्रेंड दिखा रहा था उस समय की पॉलिटिक्स में। क्या? तो उत्तराखंड मूवमेंट अपील टू ऑल द इंडियन सिटीजंस इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड thus underscores the compatibility of regional aspirations with nationalist sentiments। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। लेकिन ये जो उत्तराखंड मूवमेंट का जो पोस्टर है, ये अपील कर रहा है किस चीज को? ये उत्तराखंड मूवमेंट का जो पोस्टर है ये अपील कर रहा है किस चीज को? ध्यान करना, ये नेशन को एड्रेस करते हुए। तो ये दर्शाता है कि अब रीजनल मूवमेंट जो थे वो अपने आप को रीजन स्पेसिफिक नहीं रखते थे, वो अपने आप को एक नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेंड इन द इंडियन पॉलिटिक्स व्हिच यू हैव टू ऑब्जर्व कि अब घरेलू मुद्दे घरेलू नहीं रहेगा, मोहल्ले के सामने निकल के आ गए, ऐसा। ठीक है, वो चीज। तो दिस अनयूजुअल पोस्टर है ना, क्योंकि रीजनल मूवमेंट्स नॉर्मली रीजन को ही एड्रेस करते हैं, रूलर्स को एड्रेस करते हैं, बट दिस थिंग वाज समथिंग डिफरेंट। क्लियर है? चलो, तो मतलब ये जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब थीम आपको समझ आई गई थी। कनेक्ट करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो देखो, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर ऐसे पार्ट्स होंगे हमारे। तो पहला पार्ट तो हम ये पूरा इंट्रोडक्शन में निकाल दिए हैं कि रीजन इन द नेशन वाला जो पार्ट है कि इंडिया में रीजनलिज्म कैसे इमर्ज हो रहा है, हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम हुई, तो इंडिया की अप्रोच क्या रही है किस चीज को लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर, अलग अलग रीजन्स को लेकर। ठीक है, और वो क्यों एरियाज ऑफ टेंशन वहां पे क्या रहे, क्या प्रॉब्लम रही। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। मतलब आपने यहाँ पे स्टोरी लाइन नहीं पकड़ी, लेकिन उस स्टोरी लाइन का जो एसेंस रहता है ना, रस, वो रस पकड़ लिया यहाँ पे। तो वो ध्यान रखना, ये वाला पार्ट में हम वो कवर कर रहे हैं पूरा। फिर नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा तो उसमें कश्मीर वाला पूरा इशू अच्छे से, कश्मीर वाले इशू में आपको एडिशनल टॉपिक दिया है। ठीक है, जो एडिशनल टॉपिक के मटेरियल है उसमें कश्मीर वाला मुद्दा दिया गया है।
तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मुद्दा है तो वो चीज ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मुद्दा है तो वो दिया गया है एडिशनल टॉपिक में, ठीक है, तो वो दिया गया है एडिशनल टॉपिक में, तो उसको भी क्लब करके मैं एक वीडियो में पूरा आपको जम्मू एंड कश्मीर बता दूंगा। दूसरा जैसे अगर आप देखेंगे, मतलब तीसरा टॉपिक जो रहेगा तो पंजाब की पूरी स्टोरी, खालिस्तान मूवमेंट और वो पूरा इंदिरा गांधी असैसिनेशन, वो जो डिकेड रहा पूरा वाला 1940 जैसे 1984 के बाद का जो टाइम पीरियड रहा, पंजाब में रॉइट्स वगैरह, चुनाव तक कैंसिल हुए, ये सारी चीजें जो है, तो वो पंजाब वाला पार्ट, पंजाब का एपिसोड, पंजाब का रीजनल एस्पिरेशन, ठीक है, फिर कैसे इसको रिजॉल्व किया गया, राजीव गांधी और लॉन्ग वाला जो एग्रीमेंट हुआ, ये सारा सब कुछ। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की समस्या जैसे जो आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में आप देखोगे तो वहां पे नागालैंड, मिजोरम वगैरह की प्रॉब्लम्स थी, तो उनको एड्रेस किया गया। मैंने बताया ना कि पुरानी प्रॉब्लम्स थी जो वापस निकल के आ गई, तो वही वाला, तो वो पूरा एस्पेक्ट। फिर असम में जैसे मूवमेंट चले किसके अगेंस्ट में, आउटसाइडर के अगेंस्ट में, वो पूरा पार्ट। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला एक ब्रॉडली आपको रीजनल एस्पिरेशंस में 1, 2 और ये 3 रीजनल एस्पिरेशंस देखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा, पंजाब वाला और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सारे आ जाएंगे, असम, मिजोरम, नागालैंड वगैरह। फिर लास्ट में जो टॉपिक दिया गया है कि ये जो पूरा एपिसोड रहा, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा सीखते हैं, ठीक है, हम हमेशा सीखते हैं ना इतिहास से। तो वही चीज है कि इससे हमने नेशनल इंटीग्रेशन अकोमोडेशन के बारे में क्या लेसन सीखे, और बीच में 2 छुटके से टॉपिक हैं, कौन कौन से हैं, सिक्किम मर्जर और गोवाज लिबरेशन। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग है, बॉक्स में दिए हैं लेकिन मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसी टॉपिक के साथ इसको मर्ज कर देंगे। तो ये पूरी कहानी रहने वाली है चैप्टर की, ठीक है, ये पूरी चैप्टर की कहानी रहने वाली है। शुरू करते हैं। रीजन एंड द नेशन, 2 अलग अलग चीजें हैं। मतलब ये कैसा है, रीजन एंड द नेशन, ये स्कूल एंड अ क्लास ऐसा है। मतलब कि स्कूल, व्हाट इज अ स्कूल, तो स्कूल में आप देखेंगे तो स्कूल में मल्टीपल क्लासेस हैं, फर्स्ट से लगा के 12th तक की। अभी 12th में हो, ठीक है, एंड यू विल मिस द स्कूल्स आफ्टर दिस क्लास। तो अभी क्या है, जैसे अगर आप देख रहे हो तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि स्कूल है और क्लासेस हैं, तो वैसे ही क्या हो रहा है, स्कूल इज समथिंग लाइक नेशन एंड रीजन्स आर लाइक क्लासेस। तो एक एक रीजन, 2-2 रीजन सब मिलके क्या करते हैं, देश बनाते हैं। देश रीजन से मिलके बनाए और सारे रीजन्स एक साथ आके ही देश बनाते हैं, है ना, सिंपल चीज है। तो अब यहां पे इनका रिलेशन कैसा है, यहां पे इनका रिलेशन कैसा है, अगर आप बोलो कि स्कूल बिना रीजन्स के, स्कूल बिना क्लासेस के हो, मतलब नेशन बिना रीजन्स के हो, एक ही रीजन में पूरे को संभाल लिया जाए, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नर्सरी का बच्चा और 12th का बच्चा एक साथ बैठ के कैसे पढ़ सकता है, तो वो आपको रीजन्स, तो आप नहीं भी बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो कैटेगराइजेशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो नेशन में रीजन्स तो होंगे ही होंगे, पॉइंट। लेकिन अब अगर ये बोलने लगे रीजन्स के हमें नेशन से अलग होना है, एग्जाम्पल का केस लो कि क्लासेस ये बोलने लगे कि भाई साहब आप 12th में आ गए, स्कूल की जरूरत नहीं, आप तो हमारी 2 कमरे अलग रोड पे बना दो, हम वही स्कूल चले जाएंगे, मतलब वही हमारा ही सब कुछ रहेगा, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का रिलेशन, दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके चलते एट टाइम्स अगर पावर इक्वेशंस ऊपर नीचे होती ना, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इंडियन कंटेक्स्ट में, वो समझो, समझे ना रिलेशन। आधा काम वहां हो जाता है जब हमें हेडिंग समझ में आ जाती है। तो ये रीजन और नेशन के कंटेक्स्ट में बात बताई गई है। तो जो डिकेड रहे, डिकेड ऑफ 1980s वाला, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहा, तो दिस वाज कंसीडर्ड एज द पीरियड ऑफ राइजिंग रीजनल एस्पिरेशंस फॉर ऑटोनॉमी ऑफन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन। तो मैंने बताया आपको कि 1980s का समय जो ऐसा रहा जहां पे रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ती चली गई, एंड ये जो रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ी, क्षेत्रीय स्तर पर लोग डिमांड रखने लगे, डिमांड रखो, लेकिन वो डिमांड जब इंडियन यूनियन की के बाहर की डिमांड आने लगी कि हमें तो देश से बाहर करना है, हमें अलग इंडिपेंडेंस चाहिए, तो दैट बिकेम दी क्वेश्चन। मतलब वही है ना कि देश, अल्टीमेटली देश जब रहेगा जब सारे रीजन्स मिले रहेंगे। अब एक एक रीजन अलग अलग भागने लगेंगे तो देश की कोई आइडेंटिटी थोड़ी ना रह जाएगी, पॉइंट क्लियर। तो वही चीज है। तो दीज मूवमेंट वर फॉलोड बाय, अब ये जब आवाज उठी, डिमांड्स रखी, सरकार ने मना बोला, दिखती बात है, तो जिन्होंने डिमांड रखी होगी तो उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने हथियार उठाएंगे। तो दीज मूवमेंट वर फॉलोड बाय आर्म्ड असर्शन बाय द पीपल, तो आम जनता ने हथियार उठाए, आर्म्ड असर्शन बाय द पीपल, तो देयर रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, आर्म्ड असर्शन बाय पीपल एंड देयर रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। तो लोगों ने क्या किया, हथियार उठाए, तब सरकार भी लगी, हमने भी चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है, सरकार ने भी क्या कर दिया होगा, रिप्रेशन का इस्तेमाल किया होगा। तो वही है कि अब क्या है कि जब हथियार इधर उठे और इधर से जब हथियार को दबाया गया, तो अब वो गिल्ली डंडे का खेल नहीं है, खून खराबा, लोगों की जानें गई होगी, वायलेंस होगा, सारी समस्या थी, क्लियर है। तो कोलैप्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेसेस, तो अब जब खून खराबा हो रहा है, लोगों की जाने जा रही, तो आप सोचोगे वहां पे चुनाव हो जाए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सिस्टम रहे, तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा था,
ठीक है। और फिर यहां देखो, फिर यहां पे वही एक फेडरलिज्म वाला एस्पेक्ट रह जाता है कि फिर सेंटर ले दे के प्रेसिडेंट रूल लगा देती है सेंटर। फिर वो जो रीजन्स थे, वो जो स्टेट थे, उन्हें लगता था कि उनकी पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल पावर्स खत्म हो रही है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स वर रनिंग पैरेलल, ठीक है, इन दिस टाइम पीरियड over the issue of regional aspirations. I hope you people are enjoying and connecting the topics, connecting the dots. क्लियर हो रहा है? तो वो चीज है, मतलब वो ये सर आप ही ने सिखाया, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस कर रहा है। तो समस्या तो दिख रही है, सोल्यूशन क्या निकल के आया? तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो मूवमेंट फॉर रीजनल एस्पिरेशंस चले, सो दीज स्ट्रगल्स वर लॉन्ग ड्रॉन एंड कंक्लूडेड इन नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स और अकॉर्ड्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ग्रुप लीडिंग टू द मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी। और जब इस तरह की समस्याएं निकल के आई तो समस्याओं का समाधान इसमें नहीं था कि वो हथियार उठाएंगे, हम उन्हें सप्रेस कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप वही वाली बात थी कि क्या होता कि एक लहर को खत्म करते थे, दूसरी लहर चालू हो जाती थी। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन इसी चीज में मिला क्या कि ये जो स्ट्रगल्स थे, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, दीज स्ट्रगल्स वर लॉन्ग ड्रॉन एंड कंक्लूडेड इन नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स और अकॉर्ड्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ग्रुप लीडिंग टू द मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। तो जो ग्रुप्स मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी चला रहे थे, तो वो ग्रुप्स की डिमांड जो है, तो उन ग्रुप्स की डिमांड को जब क्या किया गया, एड्रेस किया गया प्रॉपर्ली, तो उन ग्रुप्स की डिमांड को एड्रेस किया गया प्रॉपर्ली। और जब गवर्नमेंट ने भी क्या किया, अपनी तरफ से थोड़ा सा बोलते ना कि प्रस्ताव रखे, कहीं ना कहीं तब सेटलमेंट्स हुए, कहीं ना कहीं तब सेटलमेंट्स हुए। और वो कैसे हुए, तो द अकॉर्ड्स वर रीच्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डायलॉग दैट एम्ड टू सेटल कंटीजियस इशू विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब दिखती बात है, उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए थी, इन्हें देश की यूनिटी बनाए रखना था, लेकिन दोनों की डिमांड मानी नहीं जा सकती ना। देश से बाहर तुम जाओगे नहीं और ये देश के अंदर रखेंगे, तो मतलब वो ये कि देश के बाहर वाली डिमांड तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगी। तो अल्टीमेटली सारी चीजों को फिर यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो सेटलमेंट किए जा सकते हैं, थोड़ा हम दबेंगे, थोड़ा तुम दबो, उस टाइप से, ठीक है। तो वो सारी चीजें हुई, लेकिन ये जो अकॉर्ड्स थे, ये जो सेटलमेंट्स हुए ना, तो येट द जर्नी टू अकॉर्ड वाज ऑलवेज ट्यूमल्टस एंड ऑफन वायलेंट। तो अकॉर्ड्स साइन हो जाने के बाद में भी पीस वाज नॉट, मतलब ऐसा नहीं बस साइन कर दिया अब तो सब खुश हो गए, देयर वर इंस्टांसेस, ठीक है, पीस टुक टाइम टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो वो सारी चीजें हुई, वो सारी चीजें हुई हैं। तो यही मतलब क्या है, ये आपको देखना होगा कि रीजन एंड द नेशन में क्या पैटर्न चल रहा है, कि क्या समस्याएं रही है, ठीक है। अब इंडियन अप्रोच की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में डाइवर्सिटी को लेकर, रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर अप्रोच क्या रही है, कि क्या, अब जैसे आप थोड़ा अगर ध्यान करोगे, क्लास 10th की यादें मैं ताजा करता हूं आपको, श्रीलंका का केस पढ़ा था। श्रीलंका के केस में हमने क्या देखा था, श्रीलंका के केस में देखा था कि सिन्हालास जो हैं वो तमिल्स को कंसीडर ही नहीं करना चाह रहे थे, और इसी के चलते तमिल्स ने जब अपनी डिमांड रखी, अपनी एस्पिरेशंस रखी, सिन्हालास ने सप्रेस कुचलने की कोशिश करी, तो तमिल्स ने बोला कि मर जाएंगे लेकिन अपनी डिमांड मनवाएंगे, ठीक है। तो उस कारण और वायलेंस, सिविल वॉर और ये सारी समस्याएं हुई। तो इंडिया ने मतलब वो ये कि हम या तो खुद गलती करें और सीखें, या फिर दूसरे जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों से सीख जाएं। तो हमने हमेशा से यही अप्रोच अपनाई कि हम कभी भी मेजोरिटेरियनिज्म पे फोकस नहीं करेंगे, हम कभी भी ऐसा नहीं कि यूनिटरी सिस्टम लेके चलेंगे, या फेडरल सिस्टम था तो रीजनल एस्पिरेशंस को उठने की पूरी पूरी उम्मीदें थी, और पूरा पूरा स्कोप भी था कि आप अपनी डिमांड्स रख सकते हो, ठीक है। तो इंडियन अप्रोच की अगर बात करें, तो इंडिया एज ए नेशन एंड इट्स अप्रोच टू डाइवर्सिटी, रीजनलिज्म, ठीक है, रीजनलिज्म मतलब वही क्षेत्रवाद। तो रीजनलिज्म को, डाइवर्सिटी को इंडिया ने एज ए नेशन कैसे एड्रेस किया, मैंने आपको बताया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फेडरल कंट्री है, तो हमने वेलकम किया डाइवर्सिटी को। हम तो वही है ना कि यूनिटी लाइज इन दी डाइवर्सिटी का नोशन लेकर चल रहे हैं हम, तो हम तो बोलेंगे कि हाँ डाइवर्सिटी अच्छी है, गुलदस्ता बन के रहना पसंद था हमें, क्लियर। तो द इंडियन नेशन शैल नॉट डिनाई द राइट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स to retain their own culture and live a united social life without losing the distinctiveness of numerous cultures that constituted it, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे देखो, तो इंडिया वाज वेरी हैप्पी विद द डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वही आइडिया जो मैंने आपको बताया। द इंडियन अप्रोच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन अडॉप्टेड इन द यूरोपियन कंट्रीज। तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज को आप देखोगे, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं, इंटरप्रिटेशन बताता हूं, यूरोप और इंडिया को देखोगे तो ये यूरोप है पूरा, और जैसे अगर आप इंडिया देखोगे तो रिलेटिवली इंडिया यूरोप के कंपैरिजन में एक बड़ा कंट्री है, मतलब हमारा कंट्री और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट लगभग मतलब ऐसा तो यूरोप बड़ा है, लेकिन आप बोल सकते हो कि हाँ कंपेरेबल है 3:4, 2:4 इस तरह से जो भी आपको रेशियो में बैठाना है। लेकिन आप क्या देखोगे कि हमारे कंट्री के अंदर जितनी डाइवर्सिटी उतनी पूरे यूरोप में भी होगी, अलग अलग एथनिक ग्रुप है, लेकिन वो पूरे अलग अलग एथनिक ग्रुप लड़ पड़े एक दूसरे के साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम देखोगे तो बहुत सारे क्या है कंट्रीज डिवाइड हो गए। वहां डाइवर्सिटी को कैसे देखा जाता था, हार्मफुल फॉर द नेशन, तो उन्होंने बोल दिया अलग
लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप, अलग एथनिक ग्रुप, अलग बनाओ भैया कंट्री, ठीक है। वहां उन्होंने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं किया, वहां उन्होंने क्या देखने को मिलता है आपको कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि डाइवर्सिटी तो हार्मफुल है यूनिटी के लिए, तो सब अलग अलग अपने अपने देश में रहो। मतलब ये कैसा है, ये आप जिस देखोगे तो न्यूक्लियर फैमिली टाइप की बात करते थे, और इंडिया में कल्चर ही ज्वाइंट फैमिली का रहा है। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री में हमने यूरोपियंस की तरह डाइवर्सिटी को हार्मफुल फॉर नेशन नहीं देखा, नेशनल यूनिटी हमने उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करी, ठीक है, हमने उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करी। तो द इंडियन अप्रोच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन अडॉप्टेड इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज वेयर दे सॉ कल्चरल डाइवर्सिटी एज ए थ्रेट टू नेशन। उन्हें कल्चरल डाइवर्सिटी थ्रेट टू नेशन लगती थी, लेकिन हमारी अप्रोच थोड़ी अलग रही। हमने कल्चरल डाइवर्सिटी को होल हार्टेडली वेलकम किया, ठीक है, होल हार्टेडली वेलकम किया। तो इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी, allows the political expression of regional aspiration and does not look upon them as anti-national। ठीक है, कोई अगर रीजन बात कर रहा है, डिमांड उठा रहा है कि हमें ये चाहिए, तो हमने उसे एंटी नेशनल कंसीडर नहीं किया, हमने उसे पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम कंसीडर किया कि हाँ तुम्हें भी हक है बोलने का, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो रीजनल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स विल रिसीव एडिकेट अटेंशन एंड अकोमोडेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। अगर कोई रीजन अपनी समस्या लेकर आ रहा है, कोई अपनी डिमांड रखना, कोई अपनी एस्पिरेशन रख रहा है, देखो एस्पिरेशनल होना गलत नहीं है, बट एस्पिरेशनल इन अ रॉन्ग सेंस इज रॉन्ग ना। अब अगर आप गलत तरह से अपनी एस्पिरेशन को रख रहे हो कि आप बोल रहे हो कि देश से अलग कर दो, तब तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं इतना भी हम डेमोक्रेटिक नहीं है कि देश से अलग कर दे। समझ रहे हो पॉइंट? तो यहां पे आपको समझना होगा कि इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक अप्रोच को अडॉप्ट किया व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। वी गेव द स्पेस फॉर द रीजनल एस्पिरेशंस। उन्हें एंटी नेशनल डिक्लेयर नहीं करा हमने, क्लियर है। रीजनल इश्यूज जो थे, रीजनल इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो थी, तो उनको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए, उस चीज पे भी बात करी हमने। फाइन, सच एन अरेंजमेंट में समटाइम लीड टू टेंशन एंड प्रॉब्लम्स। दया ही दुख का कारण है, सुना है ये आपने, ठीक है। तो बहुत दयावान रहा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इंडिया, तो लेकिन उसके कारण दुख हुए। और ये जो अरेंजमेंट था ना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा आजादी दे दी, उस कारण बिगड़ गया वो, वैसा केस। तो ये जो अरेंजमेंट्स हमने रखे हैं कि डेमोक्रेटिक अप्रोच रखी जाए टू दी क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, वी गेव देम दी ओपन एरिया, मतलब नहीं करना चाहिए था क्या सर? करना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वही उंगली पकड़ाई तो पूरा पोछा पकड़ने की कोशिश करने लगे। तो ये अप्रोच ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी वो समझाता हूं। तो नेशंस that want to respect diversity while fairing to forge and retain unity have to face problems over the issue of power of the regions, their rights and their separate existence। तो जो नेशंस ऐसा चाहते हैं कि डाइवर्सिटी रहे, लेकिन अब होता क्या है कि डाइवर्सिटी तो रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वो रीजन्स जो हैं, वो डाइवर्स ग्रुप्स अगर पावरफुल होंगे ना, तो वो डाइवर्स ग्रुप उस बड़े यूनियन का पार्ट नहीं रहना चाहेंगे। वो बड़े यूनियन का जब पार्ट नहीं रहना चाहेंगे, तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि एट टाइम्स वो जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, वो जो रीजन्स हैं, वो अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करना चाहेगा। फिर देश को समझ में आएगा, मतलब नेशनल यूनिट को क्या, कि नेशंस को समझ में आएगा कि यार द क्वेश्चन इज नाउ ऑन द यूनिटी। तो तब क्या होता है? तब चैलेंज समझ खड़े होते हैं सामने। चैलेंज कैसे? कि द कंसर्न फॉर नेशनल यूनिटी में ओवरशैडो द रीजनल नीड्स एंड द एस्पिरेशंस। तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं नहीं, अब कोई रीजनल एस्पिरेशन नहीं, क्योंकि नेशनल यूनिटी की बात आ गई है। तो तब क्या होता है? तब सेंट्रल गवर्नमेंट भी रीजनल एस्पिरेशंस को कुचलना चालू कर देती है। और फिर क्या होता है? एट अदर टाइम्स द कंसर्न फॉर रीजन अलोन में ब्लाइंड अस टू द लार्ज नीड ऑफ द नेशंस, ठीक है। और फिर लोग भी अगर सिर्फ रीजन के बारे में ही सोचने लगते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल खालिस्तानी मूवमेंट के टाइम पीरियड में, जैसे अगर सिर्फ उस पंजाब वाले रीजन की तरह से ही वहां के लोग अगर उसको देखने लगे, कुछ सेक्शन अगर देखने लगा, तो फिर नेशनल नीड जो है उसको थोड़ी ना सोचेंगे, वो सिर्फ अपनी नीड को समझेंगे। तो वो फिर ताली दोनों हाथ से बजने लगती है। क्या समझ रहे हो ना? कि ये पॉइंट समझना अच्छे से, कि नेशंस जो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं डाइवर्सिटी को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो उस डाइवर्स रीजन को, उस डाइवर्स ग्रुप्स को पावरफुल होते देखते हैं, तो वो पावरफुल होते देखते हैं तो उन्हें डर लगता है कि नेशनल यूनिटी खत्म ना हो जाए। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए वो रीजनल नीड्स और एस्पिरेशन जो है, तो उनको नेशनल यूनिटी के नाम पे ओवरशैडो कर दिया जाता है। फिर नेशंस जो होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, उन रीजनल नीड्स को ताक पर रख देती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या लगता है फिर कि वो जो रीजनल नीड्स जहां से निकल के आ रही थी, रीजनल एस्पिरेशन जहां से निकल के आ रही थी, तो वो भी फिर क्या करते हैं? लार्जर नीड्स ऑफ नेशन को ताक पर रख देते, बोलते हैं कि नहीं हमें तो हमारे क्षेत्र से मतलब है, दैट्स इट। ऐसी कहानी है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन बताता हूं, ठीक है। इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि 1980s में क्या हो रहा है सर ऐसा, मतलब ये अगर ये रीजनल एस्पिरेशंस उठना थी, तो ये तो बहुत पहले 1960s 1947 में भी उठ जाती, उठी भी थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो उतनी मजबूत तब नहीं थी जितनी 1980s में बनी, और 1980s में सरकार का थूक सुखा दिया। ऐसा क्या हुआ होगा? देखो मैं आपको वही कहता हूं कि नेवर लिमिट योरसेल्फ टू द बुक्स,
लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू द एकेडमिक्स ओनली। आप पैटर्न ड्रॉ आउट करो तो देखो मैं बताता हूँ 1980s में ये मुद्दा और बड़ा बन गया। मतलब ये जो पूरा पैटर्न बताया ना मैंने आपको, ये 1980s में और बड़ा क्यों बन गया कि 1980s के पहले क्या हुआ था। जैसे अगर आप देखोगे तो 1980s के पहले अगर आप देखोगे तो 1977 ये वाला जो टाइम पीरियड रहा 1970s की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड तक आपको क्या देखने को मिलता है कि नो नेशनल पार्टी वाज देयर। ठीक है, अच्छे समझना, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। नो नेशनल पार्टी वाज देयर, कंट्री वाइड नेशन वाइड कोई नेशनल पार्टी नहीं थी। ठीक है, अब जब नेशन वाइड कोई नेशनल पार्टी नहीं थी तो कौन थी? ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज इमर्ज हो रही थी और वही रीजनल पार्टीज का ही कमाल था जनता गवर्नमेंट, है ना। तो रीजनल पार्टीज हर क्षेत्र में ग्रो कर गई। उल्टा और रीजनल पार्टीज को पॉलिटिकल पावर भी मिल गई, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट भी बन गई जैसे जनता गवर्नमेंट। ठीक, तो ये नो नेशनल पार्टीज और ये रीजनल पार्टीज जो थी, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये रीजनल पार्टीज जो है, तो रीजनल पार्टीज क्या होने लगी? पावर में आने लगी। अब रीजनल पार्टीज जब पावर में आने लगी तो रीजनल पार्टीज से जुड़े हुए लोग जो थे, ठीक है, पीपल जो थे, तो दे ऑल्सो बिकेम पावरफुल। ये एक एस्पेक्ट हुआ। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हुआ। अब दूसरी चीज समझना, दूसरा एस्पेक्ट यहां पे क्या चल रहा है पता है? ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स जो थे ना, अब आप क्या देख रहे हो कि ये रीजनल एस्पिरेशंस बहुत मजबूत रही, खास करके नदर्न पार्ट में, पंजाब वाले रीजन में। क्यों वहां पे ज्यादा मजबूत रही है? तो कारण समझो, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स जो थे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स जो थे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों को ज्यादा मिले। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स मिले इन द सेंस कि प्रॉस्परस हुआ वहां का सेक्शन, प्रॉस्पेरिटी थी, पैसा आ गया। ठीक है, तो पैसा ही पैसा हो गया बाबू भैया। अब ये पैसा ही पैसा हो गया, उसके बाद में दूसरी चीज क्या है? पावर भी आ गई पॉलिटिकल। मैंने बताया रीजनल पार्टीज ग्रो कर रही है, तो ये पैसा और पावर जो होता है ना, ये पैसा और पावर ये पैसा और पावर का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन बना, इसके चलते क्या होता है? इसके चलते रीजनल जो एस्पिरेशन थी, ठीक है, रीजनल एस्पिरेशन जो थी वो बढ़ गई, रीजनल एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस समय में 1980s के टाइम पीरियड में ये दानव जो था तो और शक्तिशाली हो गया, समझे? तो मतलब ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है कि कैसे देश में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते चले गए। फाइन, ये मैंने आपको बताया। तो उसी के चलते आप क्या देखोगे कि इस टाइम पीरियड में मुद्दे को संभालना, एड्रेस करना बहुत वेरी टिपिकल। फाइन, तो 1980s का डिकेड पूरा इसी में निकल गया था। तो अब एरियाज ऑफ टेंशन क्या है? तो जैसे आप देखोगे आजादी के बाद ही आपने पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का चैलेंज, स्टेट्स को अंदर रीऑर्गेनाइज करना, ये सारी समस्याएं थी। जैसे तैसे हमने आजादी के समय चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग चैप्टर 1 में पढ़ा, इन सारे मुद्दों को समेट लिया। लेकिन दुनिया क्या है पता है? दुनिया देख रही थी मिस्टर बीन की तरह। क्या देख रही थी कि मेनी ऑब्जर्वर्स बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम आउटसाइड हैड प्रेडिक्टेड दैट द इंडिया as one unified country cannot last long। तो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स जो थे वो ऐसे देख रहे थे कि इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री की तरह ज्यादा लंबे समय टिक नहीं पाएगा। ठीक है, इस तरह से देखते हुए चल रहे थे कि इंडिया ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। These predictions were followed by issue in multiple regions of country। और क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि हर जगह आजादी के बाद में हर जगह अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे थे। जैसे कश्मीर का इशू सबसे बड़ा था आजादी के बाद, प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नागालैंड, मिजोरम, द्रविडियन मूवमेंट इन साउथ। अब ये आपको बुक में दिया है, वो पढ़ लेना आप, बाकी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। तो जैसे साउथ के स्टेट्स जो है तो वो क्या कहते थे कि नॉर्थ जो है वो प्रॉस्परस हो रहा है, इवन व्हेन दी साउथ डिकेड्स, साउथ भले ही खत्म हो जाए लेकिन नॉर्थ जो है तो डेवलप हो रहा है, और मतलब नॉर्थ डेवलप हो रहा है, साउथ पिछड़ता जा रहा है। उसी के चलते आप क्या देखेंगे तो जो ईवी रामास्वामी नायकर वगैरह थे, तो इनने आप क्या देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के लिए द्रविडियन मूवमेंट चलाया कि सदर्न स्टेट शुड बी इंडिपेंडेंट, सदर्न स्टेट शुड फॉर्म देयर ओन नेशन, इस टाइप से। तो वो पूरा पार्ट दिया है, उसे पढ़ना। तो ये बताया गया कि एरियाज ऑफ टेंशन की अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंस के समय से ही चैलेंजेस थे इन द होल वर्ल्ड एंड मेनी पीपल विद इन द कंट्री वर ऑब्जर्विंग लाइक दिस कि कितने मतलब और कितना चलेगा, कितने लंबे समय तक हम अपने आप को होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, कितने लंबे समय तक इंडिया में डेमोक्रेसी रह पाएगा, कितने लंबे समय तक इंडिया में एक तरह से क्या है, कितने लंबे समय तक इंडिया में यूनिटी रह पाएगी। तो वो एक डाउटेबल चीज थी बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये मुद्दे थे। अब फिर क्या होता है? सो दीज डिमांड्स फॉर सेपरेशन वर फॉलोड बाय द मास एजिटेशंस इन मेनी पार्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब ये सेपरेशन की डिमांड तो थी ही थी। ठीक है, गरीबी में गिला आटा क्या हो गया? तो ये सब चैप्टर 1 में पढ़ा है, बस रिकॉल करते चलो। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं तो वो सेपरेट
मतलब बहुत सारे रीजन जो थे सेपरेट स्टेट्स बनाने की बात करने लगे, वो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठने लगी। बताओ, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठने लगी तो जैसे आज देखोगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये हमने सब पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होता है 1953 में आंध्र प्रदेश अलग किया जाता है, 56 में रीऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र, गुजरात अलग होते हैं। ध्यान आ रहा है? तो ये स्टेट्स जो थे दे वर अफेक्टेड बाय दिस एजिटेशन एंड दे वर द स्टेट्स व्हिच वर क्रिएटेड ऑन द लैंग्वेज इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तमिलनाडु वर दी वेयर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेकिंग ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी बहुत सारे मुद्दे थे जो देश में उस समय पे चल रहे थे। फिर क्या है, इन द नॉर्थ देयर वर स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदी एजिटेशंस डिमांडिंग दैट हिंदी बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। कहीं हिंदी को अपोज किया जा रहा, कहीं हिंदी को सिर पे लेके दौड़ रहे थे लोग। क्लियर हुआ? तो फ्रॉम द लेट 1950s पीपल स्पीकिंग द पंजाबी लैंग्वेज स्टार्टेड एजिटेटिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्फ। 1950s के टाइम पीरियड से जैसे अगर आप देखोगे तो जो पंजाबी भाषा बोलते थे तो वो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया के पंजाब को मिलाने की बात करने लगे। ठीक है, उसके साथ साथ में आप देखोगे तो वो खालिस्तानी मूवमेंट तो चल रहा था, साथ ही साथ आप हरियाणवी और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को अलग करो पंजाबी स्पीकिंग से, वो भी मुद्दा उठने लगा था। समझ में आ रहा है? तो ये सारी समस्याएं थी। These were the areas of tension at that time period। अभी इंडिपेंडेंस में ही है, 1980s आते आते और समस्याएं और गंभीर हो जाएगी। तो thus the challenge of diversity was met by redrawing the internal boundaries of the country। और इसी के लिए हमने क्या बोला कि 1956 में बोला कि बेटा अभी क्या करना है, अभी इस मुद्दे को ऐसे एड्रेस करते हैं अपन कि अंदर ही अंदर रीऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। तो तभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था। चैप्टर 1 पे कनेक्ट कर लो जरा, करण अर्जुन मोड पे चले जाओ। ठीक है, वो हो गया। आगे जैसे देखोगे तो अब आपने क्या किया, वहां पे सर दर्द हो रहा था, तुरंत के तुरंत क्या करने की, एक गोली देके आराम दिलाने की कोशिश करी है। लेकिन आपको क्या पता कि उसके पीछे और माइग्रेन वाली समस्या है, समस्या बड़ी है। ठीक है, तो वो इमीडिएट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी थी, येट दिस डिड नॉट लेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड फॉर ऑल टाइम्स। सारी समस्याएं खत्म नहीं हुई इससे, और हर समय के लिए समस्या खत्म नहीं हुई थी। वो एक इमीडिएट रिलीफ था, इमीडिएट रिलीफ था। फिर वो इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे रहे, कांग्रेस बन रही है, गिर रही है, वो सारा सब कुछ, वॉर आ गई, सब कुछ। ठीक है, और उसी बीच में मैंने आपको अभी इसीलिए बताया वो पूरा कहानी कि फोर्सेस कमजोर थी उस समय पे, तो जैसे तैसे क्या है, गोली दे दी, एक सिर दर्द की ओर बैठा दिया था। लेकिन जब क्या हो रहा है कि वॉर पीरियड चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, कोलिजन की पॉलिटिक्स है, वो सारी चीजें, तो इस टाइम पीरियड में वो जो फोर्सेस थी वो और मजबूत हो रही थी। ठीक है, वो फोर्सेस अपनी शक्तियों को क्या कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी। और अब क्या होगा, अब जैसे अगर आप देखोगे तो इन सम रीजन्स लाइक कश्मीर एंड नागालैंड द चैलेंज वाज so complex that it could not be resolved in the first phase of nation building। तो वो तब पूरी तरह से रिजॉल्व भी नहीं हुआ। कश्मीर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मुद्दे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पहले प्रयास में फर्स्ट फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग में जो कोशिश की गई मुद्दों को रिजॉल्व करने की, तो पूरी तरह से हुए नहीं। बिसाइड्स न्यू चैलेंजेस केम अप इन स्टेट्स लाइक पंजाब, असम एंड मिजोरम। और उसी के साथ साथ मैंने बताया पंजाब में फोर्सेस मजबूत हो गई, असम में नए मुद्दे आए आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में, मिजोरम में अलग समस्याएं थी। उस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम आगे अलग अलग, मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताया वैसे। ठीक है, तो ये स्थिति ऐसे बन रही थी, तो ये स्थिति इस तरह से बन रही थी। तो the successes and failures in these cases are instructive not merely for the study of our past but also for an understanding of India's future। and this is the most beautiful line which I read in this chapter। क्या कि ये जो पूरा मैंने आपको केस बताया, देखो अभी तक हमने माहौल बनाया बस चैप्टर का, अभी तक चैप्टर का माहौल बनाया है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड, आई होप मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड एक कस के दे दिया कि ये देखो ये बैकग्राउंड है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे इन बैकग्राउंड में सरकार ने जो कदम उठाए सक्सेसफुल भी हुए, सरकार ने जो कदम उठाए उसके चलते फेलियर्स भी देखने को मिली। तो दी सक्सेसेस एंड फेलियर्स इन दीज केसेस आर इंस्ट्रक्टिव नॉट मेयरली फॉर द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। तो इस समय की सक्सेस और फेलियर्स जो है, ठीक है, वो सिर्फ हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें पास्ट समझ में आ जाएगा, नहीं, ये आप गलती कर रहे हैं। पास्ट तो समझ आ ही जाएगा, आंसर में तो लिख के आ ही जाएंगे हम एग्जाम में, लेकिन ये जो समय की पूरी पॉलिटिक्स रही ना, तो आप जब किसी चीज से गुजरते हो तो आप सिर्फ गुजरते नहीं हो, आप अपने साथ अनुभव लेके गुजरते हो, है ना। तो वही है, तो बट ऑल्सो फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया फ्यूचर। तो द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड गिव्स अस an insight of that time period, but along with that it also provides us the knowledge of how to deal with such problems which may rise in future। फ्यूचर में भी अगर ऐसी समस्याएं आए तो उनसे कैसे टैकल किया जाए, वही वाली चीज है। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उन गलतियों से,
उन अच्छी बातों से, उन गलत बातों से हम सीख सके कि अगर इतिहास अपने आप को दोहराए, ठीक है, तो हम उन समस्याओं से, उन गलतियों से, अच्छी बातों से क्या सीख के आगे आने वाली परेशानियों को एड्रेस कर सकते हैं। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल वी लर्न फ्रॉम इट। तो हिस्ट्री अपने आप को दोहराती रहती है जब तक हम सीखते नहीं है, और जिस दिन हम हिस्ट्री से सीख जाते हैं तो फिर अब वो अगर दोहराएगी तो हम सीख गए, हमें पता है कि कैसे टैकल करना है। फाइन, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। इस नोट पर मैं इस चीज को, मतलब पहले टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। कश्मीर वाले टॉपिक को उठाएंगे अब, कब? नेक्स्ट पार्ट में। कश्मीर वाले टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में उठाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई है। कश्मीर में हम क्या पढ़ेंगे? कश्मीर में हम बेसिकली पूरा, देखो एक एडिशनल टॉपिक भी और सारी चीजें, तो वो पूरा अच्छे से कवर करते चलेंगे। अब जरा सुन लो, कुछ कुछ स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी ऐप पर, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है स्पेशल क्लासेस, अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ अनअकैडमी का एक नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आ रहा है, which will be from October 8th to October 15, जहां पर IIT, नीट, जेई, क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो है अपीयर कर सकते हैं। इस एग्जाम में आपको एनरोल करना होगा। एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स पर होगा, आप घर बैठ के भी दे सकते हैं, सेंटर्स भी जा सकते हैं, एग्जाम सेंटर्स। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे सर ह्यूमैनिटीज वालों के लिए क्या है? तो ह्यूमैनिटीज वालों के लिए मतलब एग्जाम है, एग्जाम से आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, फाइन। और सिलेबस जो है, तो सिलेबस में सिर्फ मेंटल एबिलिटी वाली चीज आएगी। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड आस्क फ्रॉम द पीपल अबाउट द एग्जाम। ये जो एग्जाम होगा, तो इस एग्जाम में जो टॉप स्कोरर्स रहेंगे दे विल गेट द स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। दिस इज ब्रॉडली फॉर जेई, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, जहां पे बच्चे जो, तो उन्हें एक स्पेशल मेंटर्स का ग्रुप मिलेगा जो उनकी तैयारी में उनका आखिरी तक कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। साथ ही साथ जो टॉप स्कोरर्स रहेंगे दे विल गेट अ चांस टू विजिट यूरो स्पेस सेंटर, all expenses on Unacademy. Clear हुआ? You can enroll in this exam using the code DIGRAJ. The enrollment fee for this exam is 99 rupees. Link is given in the description. साथ ही साथ मेरे ये कोर्सेज चल रहे हैं क्लास 10 के लिए, क्लास 9 के लिए। अक्टूबर से एक और क्रैश कोर्स आने वाला है 9th और 10th के लिए। I teach for class 9th and 10th on Unacademy Plus. Clear हुआ? उसी के साथ साथ this is something important for all you people also, those who are watching this video before the date 30th September. ठीक है, तो आई विल बी देयर एट पटना अनअकैडमी सेंटर 30 तारीख को, एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू मीट यू ऑल इफ यू आर फ्रॉम पटना और नियर बाय एरियाज। आई वेलकम यू। कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप सुनाना अपनी, एंड आई विल बी हैप्पी टू मीट यू। तो ऑफलाइन सेंटर पर मीटअप है, दिस इज माय फर्स्ट मीटअप 30th September, save the date if you are from there. I'll be happy to meet you. Clear है? अनअकैडमी पर दो तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो तरह के सब्सक्रिप्शंस, एक प्लस होता है, एक आइकॉनिक होता है। प्लस ये वाले जो सब्सक्रिप्शन है, तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, ये सब कुछ मिल जाता है। आइकॉनिक में 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारे फीचर्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। विल कैच यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।